नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम पश्चिम से निकले थे और पूर्वांचल तक आ पहुंचे हैं। इन एक महीने में हमने आपके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गए, वहां के मुद्दे बताए, वहां के नेताओं से आपकी मुलाकात करवाई। अब हम गाजीपुर में हैं। गाजीपुर का जिक्र होता है तो एक नेता का जिक्र होता है। पिछले 3 दशकों से लगातार वो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर के बड़े अनुयायी माने जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम प्रकाश सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से इस समय प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं जमनिया सीट से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपको भी। सर, एक तो चुनाव चल रहा है, चुनाव का समय है। अभी आपका एक बयान बड़ा चर्चा में है। मैं जब गाजीपुर आया, आपने विपक्ष के एक नेता को कहा कि गुड़ा गणित ठीक कर लें। क्या है मसला? ना देखिए, कोई चीज़ आरोप लगाने से पहले, राजनीतिक जीवन में आरोप लगाने से पहले जानकारी जरूरी है। 30 साल की बात हो रही है और मैं 30 साल रहा ही नहीं हूँ, तो मैंने यही कहा कि यदि ज्ञान की कमी हो तो ज्ञान बढ़ा लें, या तो कहीं प्रशिक्षण ले लें कि गणित यदि कमज़ोर है तो गणित का ट्रेनिंग ले लें। कौन कितना दिन रहा है मिले, कौन कब कब रहा है मिले, और कितना दिन उसने राजनीति किया। तो हम उस पर ही कोई बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं था, क्योंकि जिसके बारे में बोला हूँ वो कोई चर्चित नहीं है। वो दुर्घटना के पैदाइश लोग हैं। जो राजनीति में यदि कुछ लोग बगीचा में आम पा जाते हैं तो सोचते हैं बगीचा बाप का है। तो कुछ लोगों ने कुछ दुर्घटना में कुछ चीज़ पा गए, तो उसको कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले हम लोग कोई भी कुछ बात बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तथ्य रहता है, कोई ना कोई मकसद रहता है और कोई ना कोई व्यू रहता है कि तब हम लोग बात बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं था कि मैंने कोई ऐसी बातें उन्हें बोली या वो बहुत बड़ी नेता हैं या उनके बारे में कमेंट करना। हम मन्नू जी जो हमारे प्रतिनिधि वो लोग बोलते हैं। हम तो जिला में शायद ही कोई नेता हो जिसके बारे में हम व्यक्तिगत कमेंट या करते, इसलिए कि मैं सबके वो बहुत ठीक से जानता हूँ और 32 साल से यहाँ राजनीति में सक्रिय हूँ, तो मुझे अच्छे बुरे का, असली नकली का और गलत सही की जानकारी अच्छी है। यहाँ बसपा ने मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। क्या त्रिकोणीय बन रहा है मुकाबला, या आपको उम्मीद कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, वो बसपा ने नहीं बनाया है, वो तो भाजपा ने ही अपने पैसा देकर और उस उम्मीदवार को कराया, क्योंकि पिछली बार भी वही हरकत की थी जो इस बार करने का प्रयास की। लेकिन किसी को आप धोखा एक बार दे सकते हैं, किसी को गुमराह एक बार कर सकते हैं। लगातार इतिहास किसी को बार बार मौका नहीं देती है। अब उनको ये लगता होगा कि 3-5 करके ही राजनीति में आदमी पैदा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं मिथ्या है, गलत है और उसका कोई इतिहास और भूगोल नहीं होता है। तो बसपा का कैंडिडेट कहीं नहीं, अपने गांव में नहीं जीत पाएगा। जो हालात है, मुस्लिम मतदाताओं का जो रुझान, अभी देखिए पूरे देश का जो निर्णय प्रदेश का, उसमें साफ है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर हराने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। तो मुसलमान कोई ऐसा चीज़ थोड़ी है जो नहीं समझता। मुसलमान इस देश में जितना अपमानित होकर 5 साल 7 साल गुजार रहा है, तो उसको ये महसूस है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। हम लोगों ने शुरू से ही, अपने छात्र जीवन से ही हम लोगों ने बहुत लगाव के साथ रहा है माइनॉरिटी के साथ, और उसके प्रति हम लोग ये ज़रूर महसूस करते हैं कि आज़ादी के बाद जिस लोगों ने अपने मुल्क में रहकर इसी मुल्क को अपना माना, उस पर आरोप लगाना, उस पर डूडट डिसडट करना, ये बहुत अच्छी बात है। पूर्वांचल में का जब भी जिक्र होता है, मऊ गाजीपुर को लेकर मुख्तार का भी जिक्र होता है। जो विपक्ष है आपका, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा है कि हमने बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कानून व्यवस्था का उठाते हैं। कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में खासतौर पर? देखिए, ये लोग तो झूठ के गर्भ से पैदा हैं। इनकी पूरी बुनियाद मिथ्या, झूठ और गुमराह करने वाले है। अच्छा दिन आया, 2 करोड़ों को नौकरी मिली। देश में, दुनिया में ये पहला देश है जिसके पास कोई अपनी जहाज नहीं है। आज हमारे 18,000 से 20,000 यूक्रेन में लड़के पढ़ने वाले फंसे हैं, ये अभी तक जहाज की मुहैया नहीं कर पाए, और एक बेटा हिंदुस्तान का वहाँ मार भेज दिया गया। तो ये लोग गुमराह करने के लिए, ये बुलडोजर है क्या? अब बुलडोजर से होता क्या है? जोगी जी बता दें कि बुलडोजर का मानक क्या है और बुलडोजर होता क्या है। उनको बुलडोजर या तो जानकारी नहीं है, अभाव है, वो भी अभाव ही है। बुलडोजर से क्या होता है
और बुलडोजर से क्या क्षत विक्षत होता है उनको जानकारी होती तो बुलडोजर का नाम नहीं लेते। केवल नहीं बताए कि वो चाहते हैं कि हर इशू पर हिंदू मुसलमान हो, हर चीज़ को मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हम समाज में अपना संदेश दें। आप बुलडोजर किस पे चलवा रहे हैं? अभी गाजीपुर में जो अस्पताल है गौशिया का, अब पता कीजिए कोरोना में उसको पुरस्कार मिला है, उससे कोई लेना देना नहीं मुख्तार से, और उसके मकान आप गिरवा दिए जो बेचारा इतना अच्छा मेहनत किया, मदद किया। तो ये लोग झूठ बोलने का खूबसूरत मीनार है, कुतुब मीनार, और उसी के बुनियाद पर अभी तक चल रहे हैं। लेकिन इस बार पकड़ में आ गए हैं। लगातार झूठ बोलिएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ में तो आ ही जाइएगा। सर, आप क्योंकि मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर के दौर से राजनीति कर रहे हैं, ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है, 2017 में मुलायम सिंह यादव उस तरह से सक्रिय नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से अगर कहा जाए करहल को छोड़ दिया है तो कहीं प्रचार करने नहीं है। आप लोगों को उनकी कमी खल रही है? देखिए, नेता हैं तो कमी की क्या बात है। हम लोग आज भी संरक्षक को बैठे भी हैं तब भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि नेताजी का ऐसा खूबसूरत चेहरा रहा है। उस चेहरे को हम लोग दिखाकर, वो ठीक है कि चेहरा कम जगह चला होगा, लेकिन उनके चेहरे को दिखाकर हम लोगों ने राजनीति किया है। तो नेताजी हम लोग का एक खूबी था नेताजी में, केवल पार्टी के नेता नहीं थे बल्कि परिवार के भी मुखिया थे। हम लोग से कभी गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो बैठा कर ऐसे समझाते जैसे बाप अपने बेटे को समझाता है। तो नेताजी नेताजी हैं। नेताजी की जो खूबियाँ हैं, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ गुण अखिलेश जी ने नेताजी से पाया है। यह विरासत बहुत मजबूत विरासत है। नेताजी ने भारतीय राजनीति में एक अपने तरह का मजबूत नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के बाद कोई नेताजी के नाम से देश में जाना गया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। तो नेताजी की कमी क्या? नेताजी आज जिंदा हैं। नेताजी को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं। आज भी जब उसको जानते हैं, बोलते हैं, तो बोलने के पीछे उनका एक ही तर्क रहता है कि मैं गार्जियन भी हूँ पार्टी के नेता के साथ। तो वो तो अपना एक जो कमी या उसका जो अपनत्व है वो तो हम लोग पास आज भी है। और उसको नेताजी को लेकर आज भी नारा लगता है तो हमारी पार्टी में कहीं न कहीं नारा लगता है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो ये नारा ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी ताकत और रोशनी देता है। सर, दो चुनाव अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के तौर पर, तो 19 का चुनाव भी आप लोगों ने गठबंधन में मायावती के साथ लड़ा था और 17 में कांग्रेस साथ आप गठबंधन में गए थे। इस बार फिर आप क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में। ये दो चुनाव अच्छे अनुभव नहीं थे, अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है। इस बार का गठबंधन और पुराने गठबंधन में आप कैसा अंतर देखते हैं? क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहीं से जहुराबाद की सीट लगती है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन। वो गठबंधन इस गठबंधन में इसलिए अंतर है कि वह गठबंधन में जो नेता थे मन साफ नहीं था, लेकिन जो इस बार के छोटे गठबंधन वाले हैं इनका मन भी साफ है, दिल भी साफ है, और इनका वोटर का रुझान भी कहीं ना कहीं हम लोग से मिलता है। तो जो नेचुरल नहीं अलायंस होता है वो अलायंस है। तो नेचुरल जहाँ अलायंस होता है उसका एक अलग संदेश होता है, एक अलग मतलब होता है। और भारतीय समाज पार्टी का जो माननीय प्रकाश जी हों या चौहान साहब हों या बलवान पार्टी वाले हों, जिससे हम लोग को समझौता हुआ है, वो समझौता दिल का समझौता है, जुबान और मुंह का समझौता नहीं है। इसलिए इस बार हम लोग सकून भी है और वो निमतदाता समझता भी है कि यहीं से हमारी भला हो सकती है और कहीं से नहीं हो सकती है। इसलिए समझौता सोचा अपनापन और अपनत्व का है। इसलिए इस बार का जो समझौता है एक नया इतिहास बनाएगा। ओम प्रकाश जी, इस समय कौन से वो मुद्दे उठा रहे हैं, खासकर जमनिया विधानसभा में, जिसको लेकर वो विपक्ष पर, भाजपा, तमाम बसपा पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे लग रहा है कि हाँ ये काम हम आपके कार्यकाल में नहीं हो पाई, ये हो गया होता तो ठीक रहता? देखिए, अब यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यहाँ की विधायिका उसको उगाही देवी, कमच्छा देवी का नाम सुने होंगे, नैना देवी का नाम सुने होंगे, वैष्णो जी का नाम सुने होंगे। अब यहाँ के जो आम आदमी कह रहे हैं उगाही देवी हैं, ये 5 साल किसी के गांव नहीं गई, किसी के दुख दर्द में नहीं गई, किसी के सुख और दुख की हिस्सेदारी नहीं बनी और केवल धन उगाने में रही। कैसे वो राजनीति को समझते हैं कि राजनीति एक धंधा है। राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति से अभाव है। जहाँ आदमी काम करता है दूसरे के लिए पहचान अपनी बनती, उसे राजनीति कहते हैं। और धंधा में ये होता है कि एक लगाओ 13 पाओ।
तो राजनीति में वो लोग राजनीतिक मन से नहीं आए, तो विकास का जो काम था 5 साल वो एकदम ठप सा हो गया। और इतना ठप हुआ ये क्षेत्र के लोग परेशान हो गए। पहली बार पुलिस यहाँ गुंडाई कर रही है, पहली बार थाना बिक रहे हैं, पहली बार कभी इस आम आदमी को कभी पुलिस यहाँ प्रताड़ित नहीं करती थी। जो इस 5 साल में पुलिस को इतना तंग किए, मोटरसाइकिल के नाम पर, गौ कसी के नाम पर, मेला के नाम पर, आम आदमी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मतलब जो पुलिस की हरकत थी वो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने जैसे हम लोग राजनीति में हैं, बड़ी कम उम्र से राजनीति में हम लोग पदस्थापित हुए, लेकिन जो हरकत देखे मुझे खुद अफसोस हुआ कि देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, और यहाँ कौन सा हम संदेश देना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, दूसरा मुद्दा है सिंचाई और धान की खरीदारी है, किसान बेल्ट है, या तो यहाँ के लोग मिलिट्री पैरामिलिट्री। आप पता कर लीजिए कि जो भर्ती होती थी इस इलाके में, एक गांव में 80 82 82 85 बच्चे हैं। गाँव भर में तो मिलिट्री की भर्ती तक होती थी। हम उसके लिए भी लगे रहे कि हम मिलिट्री का एक स्कूल खुलवा दें, जिसमें हमारे इस इलाके के मिलिट्री के बच्चों के साथ साथ आम आदमी के बच्चे भी पढ़ेंगे, तो देश की सरहद की भी हिफाजत करेंगे और अपनी भी हिफाजत करेंगे। लेकिन यह महिला एक बार भी रक्षा मंत्री से मिलने तो दूर, उनसे अपनी बात कहने की भी बात नहीं सोची अपने मन में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ रोजगार इस सरकार से, जहाँ नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, जवान दुखी है, छात्र दुखी है, गांव में रहने वाला दुखी है, व्यापारी दुखी है, तो मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा तबका नहीं बचा जो सुखी हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। धान की खरीदारी हो नहीं पा रही है, खाद मिल नहीं पा रहा है, खाद मिला तो महंगा मिला, वो भी सही खाद नहीं मिल रहा। तो इतने ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल ही मुद्दा इतना भारी है कि बड़ा मुद्दा तो बाद में आएगा, छोटा ही मुद्दा ये सॉल्व नहीं कर पा रहा। 2017 में आप कहाँ चूक गए थे और इस बार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 17 में चूके नहीं गए थे, जो साहब मैं बताया ना कि पैसे की ताकत से, पहले पैसे का महत्व था, सम्मान नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने पैसे का सम्मान भी बढ़ा दिया। पहले कितना हो बड़ा पैसे वाला हो, टाटा बिरला भी राज्यसभा लड़ना चाहा हो तो राजनारायण जी से फक्कड़ को मक्कड़ से भी हार जाता था। तो पहले पैसे का महत्व जरूर था, लेकिन सम्मान नहीं था। इन लोगों के आने के बाद पैसे का सम्मान बढ़ा, तो ये टिकाऊ नहीं है, इसलिए हम चूक गए। ऐसी कोई गलती नहीं थी कि हमें वोट नहीं दिया लोगों, या हमें कोई गाली दिया। अब इस विधायक के तो बारे में ये है कि जिसके हम जा रहे थे कहना तब चबा जाओ जाओ वापस आओ गो। तो हम लोग को तो ये कभी नहीं मिला, क्योंकि मंत्री होने के बाद ही मैं इलाके को कभी छोड़ा नहीं और बहुत मोहब्बत किया। और ये नक्सल प्रभावित एरिया था, इसको जितना मैंने काम किया है आने वाली नस्लें याद करेंगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सर, आपने राजनारायण का जिक्र किया। आप वैचारिक राजनीति के कुछ बड़े नेताओं में से एक हैं जो विचारधारा की राजनीति शुरू से करते चले आ रहे हैं, आपने कभी चेंज नहीं की है पार्टी। क्या वजह है कि प्रदेश नहीं देश में विचारधारा के नेता जो वैचारिक राजनीति करते आ रहे हैं और जो विचारधारा के लिए लड़ते आ रहे हैं, उस तरह की वैचारिक राजनीति का एक क्षरण हो रहा है, एक गिरावट आ रही है? देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी आज भी है, इसके पास मूल है, इसके पास विचार भी है, दृष्टि भी है, सोच भी है, और इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं अभी स्टैंड करते हैं। हरासमेंट इसलिए हुआ कि लोगों ने पैसे के बल पर बहुत कुछ पाना चाहा, और जब पैसे के बल पर ही पाने की उम्मीद होगी तो फिर कार्यकर्ता क्या मतलब है? आप पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। थाने में भी दरोगा दलाली कर रहा है, तहसील में एसडीएम दलाली कर रहा है, नाम तहसीलदार का अनगो कर रहा है, ब्लॉक में जाइए तो बीडीओ कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है। तो न प्रधान की इज्जत है, न बीडीओ की इज्जत है, न प्रमुख की इज्जत है, न जिला पंचायत अध्यक्ष की इज्जत है। तो सब जो वैचारिक मतभेद इसलिए हो रहा कि जो हम जनप्रतिनिधि हैं, अपना कार्यकर्ता को हम कल चुनाव जीत जाए तो इग्नोर करने लगे, तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा या तो दुखी हो जाएगा। तो जो वैचारिक मतभेद इसलिए हुआ कि लोगों ने प्रशिक्षण देना बंद कर दिया, लोगों ने सम्मेलन करना बंद कर दिया, लोगों ने एक दूसरे के दुख दर्द सुनना जानना बंद कर दिया। तो वैचारिक जो मूल था वो कहीं ना कहीं भटका में हुआ, इसलिए हो गया।
एक लास्ट प्रश्न सर कि आप क्योंकि चंद्रशेखर जी की परंपरा से आते हैं, बड़ा स्नेह मिला है आपको शुरुआती दिनों में उनका। मैं बलिया था तो वहाँ उनका जो परिवार है, नीरज शेखर जी और तमाम लोग, वो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। झटका लगा आप लोगों को क्या? हम लोग को तो झटका नहीं लगा, लेकिन चंद्रशेखर जी की रूह कहीं भी होगी तो उसे झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी के ही बागवां से हम लोग निकले हुए लोग हैं। और चंद्रशेखर जी ने कहा कि एक बात याद रखना, समाजवादी यदि स्वार्थ के लिए और पार्टी के लिए राजनीति में आएंगे अब पद के लिए, तो फिर विचार मर जाएगा। नीरज कितना सुखी हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपने मन से लगता है कि नीरज वहाँ जाकर फंस गए, क्योंकि जो सम्मान, जो विचार और जो रिश्ता समाजवादी पार्टी में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी तो व्यवसायिक पार्टी है भाई। यहाँ तो हर चीज़ धंधा होता है, यहाँ तो प्रॉफिट लॉस पर रिश्ता जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ विचारों से रिश्ता जुड़ता है, बातों से रिश्ता जुड़ता है, अपनापन से रिश्ता जुड़ता है। तो हमको नहीं लगता कि नीरज जी कहीं खुश होंगे, और बेहतर तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो अपना मन है, जो नीरज को मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, और जो चंद्रशेखर जी के साथ मैं रह के देखा हूँ, बहुत कम उम्र में उनके साथ रहे, तो चंद्रशेखर जी विचारों से ही लैस थे। नहीं तो कई बार पद पाते, कई बार कुछ करते। विचार ही हम लोग के लिए सर्वोपरि है। जिस दिन विचार मर जाएगा, हम लोग अपने आप मर जाएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं सर लास्ट में? सरकार बनाने कितनी सीटों का तो अनुमान देखिए, क्योंकि तालमेल हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब 300 पार है हम लोग। 300 पार है पक्का, इसलिए पार है कि जनता में बहुत गुस्सा है। लेकिन ये लोग विधायकों को पैसा बांटना, पैसा देना, आरएसएस को लगाना, और लोगों को धन बांटना, धन दिलवाना, ये जो गंदी काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ओम प्रकाश जी, जो कि जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी 300 के पार पहुंचेगी और अपनी जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, इस चुनावी व्यस्तता में हिंदुस्तान को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया जो आप आए हमारे यहाँ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। नमस्कार।